सभी सुनने वालों का स्वागत है इस नए और बहुत ही दिलचस्प गहरे विश्लेषण में। आज हमारे पास जो सोर्सेज का स्टैक है उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स, डिटेल डिफेंस एनालिसिस और कुछ बहुत ही क्रिटिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। और आज के इस सेशन के मुख्य विषय काफी इंटेंस है। बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे वेस्ट एशिया में अचानक से भड़के उस भारी संकट से जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। उसके बाद हम डिकोड करेंगे भारत की मेगा डिफेंस डील्स को। राइट, और समझेंगे कि कैसे सोर्स कोड का ये पेज असल में हमारी आजादी तय करता है। एग्जैक्टली। फिर हम बात करेंगे कॉर्पोरेट आर&डी के पीछे के सच की, सेफ्टी रेगुलेशंस की जमीनी हकीकत की और अंत में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के उस चेस गेम की जो अलग-अलग राज्यों में खेला जा रहा है। तो हमारा आज का जो मिशन है इस डीप डाइव का, वो इन भारी भरकम और जटिल खबरों के बीच के तार जोड़ना है। हाँ, और ऐसी इंसाइट्स निकालना है कि सुनने वालों को बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के आसानी से समझ में आ जाए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। वेस्ट एशिया में हालात सच में आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे हैं। बिल्कुल। आज के समय में दुनिया के एक कोने में दागी गई मिसाइल दूसरे कोने में रहने वाले इंसान की डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इस गहरे विश्लेषण का मकसद भी यही है कि हम सिर्फ क्या हुआ पर ना रोकें, बल्कि क्यों हुआ और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझें। वेस्ट एशिया का मौजूदा क्राइसिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जो डेटा मैंने रिसर्च में पढ़ा वो सच में चौंकाने वाला है। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी और शॉकिंग खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 500 से ज्यादा लोकेशंस पर स्ट्राइक्स हुए हैं और 780 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और ईरान भी शांत नहीं बैठा है। उसने पलटवार करते हुए कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीधे मिसाइलें दागी हैं। मतलब पूरे रीजन में एक वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें इसका असली ग्लोबल इम्पैक्ट समझ में आता है। इन हमलों का सीधा असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कर। राइट, वो समंदर का संकरा रास्ता। बिल्कुल, जहां से पूरी दुनिया का 31% सी बॉर्न क्रूड ऑयल गुजरता है। ईरान के पलटवार और वहां माइन लेइंग के खतरे की वजह से ये रास्ता इफेक्टिवली ब्लॉक हो गया है। और ऑयल सप्लाई रुकने का मतलब है प्राइसेस में आग लगना। पिछले एक ही हफ्ते में ऑयल प्राइसेस 12% बढ़कर $78.31 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। जो कि इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका है। चीन ने हालांकि होशियारी दिखाते हुए 1.2 बिलियन बैरल तेल पहले से स्टोर कर लिया था, लेकिन भारत जैसे देश जो इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उनके लिए सच में खतरे की घंटी है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, इसका सीधा असर इंसानी जिंदगियों पर हो रहा है। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने इस पूरे क्राइसिस को अपनी टॉप प्रायोरिटी घोषित किया है। हाँ, क्योंकि गल्फ रीजन में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। राइट, वो वहाँ काम करते हैं, उनके परिवार वहाँ हैं। और दुखद बात यह है कि इस क्रॉस फायर में हमने अपनों को खोया है। जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक MT स्काईलाइट, MT व्योम और LCT ALYH नाम की शिप्स पर हुए हमलों में 3 भारतीय सेलर्स की जान जा चुकी है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और 15 से 20 लोग बुरी तरह घायल हैं। कमर्शियल ऑपरेशंस पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। इंडियन एयरलाइंस ने एक झटके में 1117 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। स्थिति इतनी नाजुक है कि एजुकेशन सिस्टम तक को दखल देना पड़ा। अच्छा। हाँ, CBSE को मिडिल ईस्ट में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन करने पड़े। प्रधानमंत्री मोदी लगातार फोन पर हैं। कतर, ओमान, UAE जैसे देशों के लीडर से बातचीत चल रही है। यह भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक एक्सट्रीम टाइट रोप वॉक है। एक ऐसी रस्सी जिस पर चलते हुए बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो करोड़ों लोगों की जान और देश की इकोनॉमी दोनों रिस्क में आ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसी टाइट रोप वॉक को लेकर देश के अंदर भी एक बड़ा पॉलिटिकल डिबेट खड़ा हो गया है। यहाँ मैं सुनने वालों को ये साफ कर दूं कि हमारे सोर्सेज में जो राजनीतिक बहस दी गई है, हम उसे पूरी तरह निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। हाँ, ये क्लियर करना जरूरी है। हम किसी भी राजनीतिक दल के स्टैंड को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सोर्सेज क्या कहते हैं इस डिबेट के बारे में? विपक्ष, खास तौर पर राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टीज, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक देश के सुप्रीम लीडर की हत्या इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और भारत सरकार की इस पर जो चुप्पी है वो समझ से परे है। अगर 1 करोड़ भारतीय वहां फंसे हैं
और हमारे सेलर्स मारे जा रहे हैं, तो क्या सरकार की ये चुप्पी उन्हें डोमेस्टिक लेवल पर कमजोर नहीं दिखा रही? सरफेस पे देखने से किसी को भी लग सकता है कि ये चुप्पी कमजोरी है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की एनालिसिस कुछ और ही कहानी बयां करती है। वो कैसे? सरकार की इस रणनीतिक चुप्पी के पीछे 3 बहुत ही सॉलिड और कैलकुलेटेड कारण हैं। पहला कारण है अमेरिका और इजराइल के साथ भारत के लगातार मजबूत होते स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिश्ते, जो कि बहुत क्रिटिकल है हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी। ईरान पर लगे अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से भारत और ईरान का ट्रेड जो कभी $17 बिलियन का हुआ करता था, बिलियन डॉलर रह गया। बिल्कुल, मतलब ट्रेड का पड़ला भी अब ईरान के पक्ष में नहीं है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ऐतिहासिक है। अतीत में खामेनेई ने कई बार कश्मीर और भारत के इंटरनल मुद्दों पर इंटरनेशनल मंचों से तीखी टिप्पणियां की थीं, जिससे कूटनीतिक लेवल पर एक फ्रिक्शन पहले से मौजूद था। ओहो, तो ये सारा बैकग्राउंड भी मैटर करता है। हाँ, इन तीनों फैक्टर्स को देखते हुए सरकार का फोकस अभी किसी जियोपॉलिटिकल मॉरल हाई ग्राउंड को लेने का नहीं है, बल्कि वहां फंसे अपने नागरिकों का सेफ इवैक्यूएशन सुनिश्चित करने का है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है। फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स की इसी दुनिया से जुड़ा हमारा अगला टॉपिक भी है भारत की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज। बाहर जो युद्ध चल रहे हैं उसे देखते हुए देश अपनी तैयारी कैसे कर रहा है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है आज के टाइम में। तो रिसर्च में सामने आया है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट्स की एक मेगा डील क्लियर की है। इसकी कीमत सुनेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। बताइए, 0.25 लाख करोड़ रुपए। इसमें से 18 जेट्स फ्लाईअवे कंडीशन में आएंगे, यानी सीधे उड़ान भरने के लिए तैयार, और बाकी 96 जेट्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। सुनने में ये एक परफेक्ट आत्मनिर्भर भारत स्टोरी लगती है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है और वो जुड़ा है सोर्स कोड से। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि हम हार्डवेयर तो देश में बना लेंगे, लेकिन फ्रांस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम्स के सोर्स कोड भारत को देने से साफ मना कर दिया है। और सोर्स कोड के बिना तो हार्डवेयर सिर्फ एक मशीन है। एग्जैक्टली। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ प्लेन की बॉडी होना काफी नहीं है, उसे चलाने वाला ब्रेन यानी सॉफ्टवेयर ही असली ताकत है। अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि आपने मार्केट का सबसे महंगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीद लिया है। फोन आपके हाथ में है, लेकिन कंपनी ने आपको अपना मनपसंद ऐप इंस्टॉल करने का पासवर्ड नहीं दिया है। अब इमेजिन कीजिए, कल को भारत चाहता है कि इन राफेल जेट्स में हमारी खुद की बनाई अस्त्र मिसाइल फिट की जाए। चूंकि हमारे पास सोर्स कोड नहीं है, हम वो खुद नहीं कर सकते। तो हमें वापस डसॉल्ट एविएशन के पास जाना होगा। हाँ, हमें हर बार डसॉल्ट एविएशन से परमिशन लेनी होगी और इंटीग्रेशन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की कंसल्टिंग फीस देनी होगी, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ेगा। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण भी है। जब भारत ने अपने मिराज 2000 जेट्स का अपग्रेडेशन करवाया था, तो सिर्फ इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए फ्रांस को 1 बिलियन यूरो से ज्यादा की पेमेंट करनी पड़ी थी। बाप रे! तो मतलब मेक इन इंडिया के तहत हम एयरफ्रेम तो असेंबल कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो अभी भी पेरिस के किसी सर्वर रूम में लॉक है। ये सच में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल है। वैसे इस बीच डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी ताकत को डाइवर्सिफाई करने के लिए 5083 करोड़ रुपए के 2 और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो कि एक जरूरी कदम है। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 6 नए ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, और इंडियन नेवी की वॉरशिप्स के लिए रूस से शिट सरफेस टू एयर मिसाइल्स खरीदी जा रही हैं। तो हम फ्रांस, रूस और अपने डोमेस्टिक वेंडर्स के बीच एक बैलेंस बना रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी भी है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो हो रहा है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे सोर्सेज में पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर जो डेटा है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। हाँ, मैंने वो फिगर्स देखे। जनरली हम पाकिस्तान को एक फेल इकोनॉमी के रूप में देखते हैं, लेकिन डिफेंस मार्केट में वो ग्लोबल साउथ के अंदर अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। सही कहा। पाकिस्तान ने लिबिया के वॉरलॉर्ड खलीफा हफ्तार के साथ $4.6 बिलियन की डील फाइनल कर ली है। वो उन्हें 16 JF-17 फाइटर जेट सप्लाई कर रहे हैं। और सिर्फ लीबिया ही नहीं, हाँ, सूडान के साथ भी $1.5 बिलियन की बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर उनका पोटेंशियल डिफेंस एक्सपोर्ट $13 बिलियन तक जा रहा है। और ये भारत के लिए एक सीधा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। चीन की बैकएंड सपोर्ट और टर्किश ड्रोन्स की तर्ज पर पाकिस्तान अब उन देशों में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है जहां सिविल वॉर या अस्थिरता है, जिससे उनका जियोपॉलिटिकल क्लाउड बढ़ता है। बिल्कुल,
जिसे काउंटर करना भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ा टास्क होगा। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन अगर हम फ्रांस से सोर्स कोड मांग रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी रिसर्च का क्या हाल है। हम खुद वो रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स क्यों नहीं बना पा रहे? ये एक कड़वा सच है जिसे हमें एड्रेस करना होगा। और यहीं पर हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत ही आई ओपनिंग सच्चाई सामने रखता है। भारत में कॉर्पोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर जीडीपी का सिर्फ 0.23% हिस्सा ही खर्च होता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले ये नंबर ना के बराबर है। तो हमारी कंपनियां इनोवेशन में पैसा क्यों नहीं लगा रही? तो इस मेंटालिटी को समझने के लिए सोर्सेज में जॉर्ज एकरलॉफ की 1970 की फेमस मार्केट फॉर लेमन्स थ्योरी का जिक्र किया गया है। ओहो, मार्केट फॉर लेमन्स। अगर इसे सिंपल भाषा में डिकोड करें तो ये थ्योरी सेकंड हैंड कार्स के मार्केट से निकली थी। राइट। इमेजिन कीजिए आप एक पुरानी कार खरीदने गए हैं। आपको नहीं पता कि जो कार चमक रही है वो अंदर से एक जेम है या फिर एक कबाड़, जिसे अमेरिका में लेमन कहा जाता है। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। क्योंकि कस्टमर को असली क्वालिटी का पता नहीं होता, वो रिस्क कम करने के लिए हमेशा कम से कम दाम देना चाहता है। इसका नतीजा ये होता है कि जो लोग सच में अच्छी कार बेचना चाहते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं और बाजार में सिर्फ कबाड़ या लेमन्स बच जाते हैं। एक्सीलेंट ब्रेकडाउन। और यही सेम चीज भारत के कॉर्पोरेट और स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रही है। अच्छा, कैसे? इन्वेस्टर्स को जब पता ही नहीं चलता कि कौन सी कंपनी असली डीप टेक इनोवेशन कर रही है और कौन सी सिर्फ एक विदेशी आइडिया की कॉपी कैट है, तो वो सबको एक ही तराजू में तोलते हैं। तो मतलब असली इनोवेटर्स को वो वैल्यूएशन या फंडिंग नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि कंपनियां R&D में इन्वेस्ट करने से डरती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे पता चले कि कौन जेम है और कौन लेमन? इसका सोल्यूशन सोर्सेज के मुताबिक रेगुलेटरी लेवल पर आना चाहिए। सेबी को एक मैंडेटरी R&D एंड टेक्नोलॉजी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड लागू करने की सख्त जरूरत है। ये स्टैंडर्ड कैसे काम करेगा? अगर हर कंपनी के लिए ये बताना अनिवार्य हो जाए कि उनका R&D पर एक्चुअल स्पेंड क्या है, उनके पास कितने वैलिड पेटेंट्स हैं और उनके टर्नओवर का कितना हिस्सा उनके खुद के इनोवेशन से आ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स को साफ डेटा मिलेगा और असली रिसर्च करने वाली कंपनियों को सही फंडिंग। ये एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है। लेकिन जब रेगुलेशन कमजोर होता है तो सिर्फ इनोवेशन ही नहीं रुकता, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में आ जाती है। वो कैसे? इस बात को प्रूव करता है हमारा अगला टॉपिक। देश में एक्सप्लोजिव और फायर क्रैकर इंडस्ट्री की सेफ्टी का हाल बहुत ही डराने वाला है। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट्स देखी हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के वेटलापोलम में एक फायर क्रैकर फैक्ट्री में हुए भयानक ब्लास्ट में 20 लोगों की जान चली गई। वहीं नागपुर की SBL एनर्जी नाम की फैक्ट्री में हुए धमाके में 19 मजदूर मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। ये कोई रैंडम एक्सीडेंट्स नहीं थे। बिल्कुल नहीं, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर के नतीजे थे। इन घटनाओं के पीछे पैसों यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी रेगुलेटरी लापरवाही सामने आई है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। बिना प्रॉपर परमिशन के फैक्ट्रियां चल रही थी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में तय लिमिट से कहीं ज्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल स्टोर किया गया था। जब रेगुलेटर ही अपनी आंखें मूंद ले तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाते हैं। और ये ग्रोथ बनाम रेगुलेशन का जो क्लैश है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल सेफ्टी तक लिमिटेड नहीं है। एनवायरनमेंट और आस्था के बीच भी ये टकराव हमें देखने को मिल रहा है। राइट, गुजरात वाला मामला। हाँ, गुजरात की एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का मामला काफी चर्चा में है, जहां एक धार्मिक ढांचे के एक्सपेंशन का प्रपोजल था, लेकिन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। और ये रोक बहुत जरूरी थी। अक्सर हम देखते हैं कि जंगलों के बीच बने धार्मिक स्थलों पर धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन शुरू हो जाता है। भीड़ बढ़ती है, कंक्रीट का निर्माण होता है। बिल्कुल, और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अत्रि जैसी संस्थाओं की जो गाइडलाइंस हैं वो एक ग्रीन पिलग्रिमेज मॉडल की वकालत करती हैं। ग्रीन पिलग्रिमेज मॉडल यानी आस्था भी बची रहे और जंगल भी। सही कहा। इस मॉडल का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि फॉरेस्ट राइट्स और धार्मिक आस्था दोनों का सम्मान हो, लेकिन जंगलों के जो कोर एरियाज हैं वहां किसी भी तरह का नया परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड ना हो। और जो भी एक्टिविटी हो वो सस्टेनेबल हो। हाँ, प्लास्टिक कचरे को जीरो किया जाए। हमें यह समझना होगा कि नेचर का बैलेंस एक बार बिगड़ गया तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन है। ये एक बहुत ही जरूरी बैलेंस है। और अगर हम बैलेंस और स्ट्रैटेजी की बात कर ही रहे हैं तो चलिए अब इस डीप डाइव के आखिरी और सबसे डायनामिक सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं,
देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ये हमेशा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आने वाले महीनों के लिए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों का बिगुल बजा दिया है। इन राज्यों में अलग-अलग पॉलिटिकल गेम्स खेले जा रहे हैं। तो सोर्सेस सबसे पहले किस राज्य की बात कर रहे हैं? अगर हम असम की बात करें तो वहाँ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने खुले तौर पर अखिल गोगोई की पार्टी राइजौर दल को 2031 के चुनावों के लिए बीजेपी का मुख्य प्रतिद्वंद्वी घोषित कर दिया है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव है। सवाल ये है कि वो एक छोटी सी पार्टी को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। शर्मा की इस स्ट्रैटेजी के 2 मेन टारगेट्स हैं। पहला, कांग्रेस पार्टी और उनके सबसे प्रोमिनेंट चेहरे गौरव गोगोई को पूरी तरह से डिसमिस करके साइडलाइन कर देना। मतलब अटेंशन डाइवर्ट करना। हाँ, अगर वो बार बार कहेंगे कि लड़ाई तो राइजौर दल से है, तो पब्लिक परसेप्शन में कांग्रेस डिमिनिश होती है। और दूसरा टारगेट पोलराइजेशन का है। हाल ही में राइजौर दल में 2 बंगाली मूल के मुस्लिम विधायकों ने एंट्री ली है। ओके। इस नैरेटिव का इस्तेमाल करके बीजेपी विपक्ष को एक मुस्लिम सेंट्रिक खेमे के रूप में फ्रेम करना चाहती है। ये एक सामरिक चाल है जिससे बिना किसी भड़काऊ भाषण के मुस्लिम बनाम हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। लोकल पॉलिटिक्स कैसे नेशनल एजेंडा को ओवरराइड करती है, इसका एक और क्लासिक एग्जाम्पल नागालैंड से आया है। वहां क्या हो रहा है? गृह मंत्रालय यानी MHA ने एक निर्देश जारी किया था कि नागालैंड असेंबली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, लेकिन असेंबली ने इस प्रपोजल को पास करने के बजाय एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया है। और इसके पीछे की वजह वहां का डेमोग्राफिक और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। हाँ, नागालैंड एक ईसाई बहुल राज्य है। वहां के विधायक संविधान के आर्टिकल 371A का हवाला दे रहे हैं, जो उन्हें उनके धार्मिक और कस्टमरी प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने की स्पेशल गारंटी देता है। तो वो इसे अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ मान रहे हैं। बिल्कुल, वो इसे सेंटर द्वारा थोपे गए किसी सांस्कृतिक नियम की तरह देख रहे हैं जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी बेल्ट में आए तो बिहार से एक बहुत ही हैरान करने वाला और थोड़ा व्यंग्यात्मक डेटा सामने आया है। वहां 2016 से शराबबंदी यानी लिकर बैन लागू है, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी रही है। हाँ, लेकिन PRS और विपक्ष के आंकड़े बताते हैं कि इस बैन ने शराब पीना तो बंद नहीं किया, अलबत्ता स्मगलर्स को एक जबरदस्त मोनोपोली जरूर देती है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में अवैध शराब का करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक पैरेलल मार्केट बन गया है। जो टैक्स रेवेन्यू सरकार के खजाने में जाकर राज्य के विकास में लगना चाहिए था, वो सीधा माफिया की जेब में जा रहा है। सरकार को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है और क्राइम भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ सहयोगी दल भी इस पॉलिसी पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। पॉलिसी बनाना एक बात है, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन एक इलीगल इकोनॉमी खड़ी कर दे तो उसका रिव्यू होना ही चाहिए। सहमत हूँ। और आखिर में चलते राजधानी दिल्ली का एक क्विक अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रिविलेजेस कमेटी के बीच एक नई रस्साकशी शुरू हो गई है। कमेटी ने उन्हें 2022 के फांसी घर के उद्घाटन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेलते हुए मांग की है कि इस पूरी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम किया जाए। पॉलिटिकली एक स्मार्ट मूव है, ट्रांसपेरेंसी दिखाने का। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर एक अच्छी खबर भी है। होली के मौके पर दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है। ये मोबिलिटी के लिए काफी अच्छा स्टेप है। हाँ, पहले दिन 3,500 से ज्यादा महिलाओं को ये मोबिलिटी कार्ड्स इशू किए गए हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनकी सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, जो कि जमीनी स्तर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने आज इंटरनेशनल वॉर जोन से लेकर दिल्ली के स्मार्ट कार्ड्स तक का सफर तय किया। अगर हम इन सारी चीजों को जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सब कुछ कनेक्टेड है। बिल्कुल। वेस्ट एशिया में होर्मुज के पास गिरी एक मिसाइल तय करती है कि हम पेट्रोल का क्या दाम चुकाएंगे और हमारे 1 करोड़ नागरिक सुरक्षित रहेंगे या नहीं। फ्रांस का एक डिसीजन ये तय करता है कि हमारी एयरफोर्स अपने खुद के हथियार चला पाएगी या नहीं। और हमारे राज्यों की नीतियां भी। हाँ, चाहे वो असम का पोलराइजेशन हो या बिहार का लिकर बैन, ये सब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक को डिसाइड करते हैं। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज हमने देखा कि हमारा देश राफेल जैसे दुनिया के बेहतरीन और महंगे हार्डवेयर तो खरीद रहा है, लेकिन उनका सोर्स कोड आज भी किसी विदेशी ताकत के हाथ में है, जो कि एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है।
कॉर्पोरेट लेवल पर भी हम सिर्फ विदेशी इनोवेशन की कॉपी करने में लगे हैं। तो सवाल ये है, जैसे जैसे दुनिया पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो रही है, क्या भविष्य में किसी भी देश की असली आज़ादी यानी सॉवरेनिटी जमीन की सरहदों से तय होगी? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये उन डिजिटल एल्गोरिथम्स और सोर्स कोड से तय की जाएगी जो मशीनरी के चलाते हैं? अगर हम हथियार भी दूसरे का खरीद रहे हैं और उस हथियार को आदेश देने वाली भाषा भी हमारी अपनी नहीं है, तो क्या हम वाकई में एक आज़ाद मुल्क हैं? ये सोचने का विषय है। सच में ये एक बेहद प्रोवोकेटिव और आंखें खोल देने वाला विचार है। क्या हमारी आज़ादी अब मैप पर खींची लकीरों पर नहीं बल्कि सर्वर रूम्स में लिखे गए कोड्स पर निर्भर करती है? बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसे हम छोड़कर जा रहे हैं ताकि सभी लिसनर्स भी इस पर विचार कर सकें। इसी भारी लेकिन जरूरी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने इन तमाम खबरों के पीछे के असली सच को समझने में सबकी मदद की होगी। इस जानकारी को प्रोसेस कीजिए और इस पर सोच विचार जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।